हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चों। कल या परसों से 2 दिन से जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कल तक हमने आप पढ़ लिया था कि स्टमक तक जब भोजन आता है, आमाशय तक जब आता है, तो आमाशय पे आने के बाद उसमें किस प्रकार से पाचन होता है, और जो आमाशय से जो पाचक एंजाइम निकलते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, उनका रेगुलेशन कैसे होता है। अब आमाशय से भोजन आगे निकल गया, पाइलोरिक स्फिंक्टर से भोजन आगे निकल गया, और इतना हम कल डिस्कस कर चुके थे। तो अब आइए हम आगे चलते हैं। तो देखिए, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि स्टमक से भोजन जो है ना, ये स्टमक है, और यहां से भोजन चल करके ये, अब यहीं पर इसका पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जहां पर मैं दिखा रहा हूं, इस पाइलोरिक स्फिंक्टर से भोजन आगे जा चुका है। अब आगे की संरचना थोड़ी सी लार्ज इंटेस्टाइन और इससे ढकी हुई है, तो नेक्स्ट डायग्राम में वो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहां पे आप क्या देख रहे हो कि स्टमक है, और स्टमक से ये आपको ये पता है कि यहाँ पर HCl का स्राव होता है, और यहाँ जो भोजन का जो माध्यम होता है, द मीडियम ऑफ द काइम इज द फॉर्म ऑफ फूड दैट एग्जिस्ट इनसाइड द स्टमक. So the medium here is acidic because of the secretion of HCl, and actually all the gastric enzymes work at the acidic pH that I have told you yesterday. कल हमने आपको ये बताया था कि जितने भी गैस्ट्रिक एंजाइम्स है सारे कम पीएच पे यानी एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। अब यहां से इस स्फिंक्टर से भोजन आगे चला गया। नाउ दिस gastrointestinal tract actually moves in the form of U, and in this structure, ये जो U के फॉर्म में घूम रहा है, यहाँ पर पैनक्रियास है, यानी जिसको हम अग्नाशय कहते हैं। दूसरी तरफ है ये लीवर के साथ आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर है। तो लीवर का जो सिक्रीशन है, जो यकृत का जो स्राव है, वो गॉल ब्लैडर में जमा होता है और गॉल ब्लैडर से यहाँ पर आता है। फिर आप देखिए कि ये जो गॉल ब्लैडर आ रहा है, गॉल ब्लैडर से एक बाइल डक्ट आ रही है, और पैनक्रियास से एक पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है। ये दोनों मिलके कंजॉइन हो जाते हैं। नाउ दे आर कॉल्ड एज हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये जो पार्ट है डियोडिनम का, ये डियोडिनम के पार्ट में कोई एज सच जो पाचक एंजाइम स्रावित करने वाली द ग्लैंड वाली ग्रंथियां या द ग्लैंड विच सीक्रेट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पर जो भी पाचन होता है दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल, ठीक है। और यहां से इंटेस्टाइन शुरू हो गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस डियोडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. Duodenum is the first part of intestine that is of the length of 25 centimeter. तो यहाँ आप देखिए, what is the function of pancreas? It digests the protein, and for digestion of protein यहाँ पर chymotrypsin और trypsin नाम के एंजाइम मिलेंगे, एमाइलेज मिलेंगे और ग्लाइकेज मिलेंगे, ठीक है। और ये इसके साथ साथ जो ये यहाँ से बाइल से जो बफर आ रहा है, that buffers actually neutralizes the pH of the medium, क्योंकि यहां पर स्टमक में जो भी भोजन था, वहां पर जो भी गैस्ट्रिक एंजाइम स्रावित हो रहे थे, वे सारे एसिडिक मीडियम में काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भोजन यहां से यहां आया, नाउ द मीडियम दैट नीड्स टू बी एल्कलाइन। अब यहां पर क्षारीय माध्यम चाहिए, यहां के एंजाइमों को काम करने के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए। दैट्स वाई ये जो बाइल है, ये जो यहां से पित्त आया है, उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एल्कलाइन सॉल्ट्स होते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का मीडियम अब एल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द सेम स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट। द बाइल डक्ट इज कॉल्ड एज डक्टस कोलेडकस। यहाँ पैनक्रियास है। पैनक्रियास में एक्चुअली क्या होता है कि आपको पिछले वाले डायग्राम में तो एक ही डक्ट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक सब्सिडी और होती है। अब देखिए, पैनक्रियाटिक डक्ट है, तो एक है जो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, इसको सेंटोरिनी
डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं, और दूसरा है जिसको हम मेन डक्ट, प्रिंसिपल पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ विल्सन। ठीक है, और ये दोनों मिल रहे हैं। यहां अभी आपको हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है, बट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डियोडिनम in which in the structure of which we see the pancreas lost. ये पैनक्रियाज बीच में घुसा हुआ है इसके यू शेप स्ट्रक्चर में। और यहां देखिए अब, सो दिस इज द लीवर। लीवर के अंदर आप देखिए कि इसका जो सिक्रीशन आ रहा है सारा जमा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से ये बाइल डक्ट आ रहा है, इसको डक्टस कोलेटिकस कहते थे। यहां से ये पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट जा रहा है, दोनों मिल करके दे मेक अ कॉमन डक्ट विच इज कॉल्ड एज हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक स्फिंक्टर है जिसको स्फिंक्टर ऑफ ओडी या हिपैटोपैनक्रियाटिक स्फिंक्टर कहते हैं। एक्चुअली दिस स्फिंक्टर कंट्रोल्स the movement of the bile and pancreatic juice inside the duodenum. So duodenum, as I told you, जैसे duodenum को मैंने कहा कि this is the first part of intestine जो करीब 25 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद जेजुनम होगा, फिर इलियम होगा। अब हमें साथ साथ चूंकि हिस्टोलॉजी भी देखनी है, तो मैंने आपको कल ही कहा था कि द बेसिक हिस्टोलॉजी ऑफ द इंटायर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज सेम, सबका सेम होगा। मैं सिर्फ यहां पर एक डायग्राम बता रहा हूं थोड़ा सा। नाउ लिसन, यहां पर क्या है कि दिस एरिया, एक्चुअली सम ऑफ द पार्ट ऑफ द सेक्शन इज नॉट शोन हियर, सो बेसिकली दिस एरिया हियर वी विल फाइंड द पेरिटोनियम, जिससे मिजेंट्री जुड़ी रहती है। मिजेंट्री मतलब वो आंत्र योजनियां है, वो टेंडन और कुछ दूसरे जो योजक योजनियां हैं, जो मिजेंट्री हैं, जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर को, जो जीआई ट्रैक्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको जोड़े रखती हैं हमारे बॉडी वॉल के पिछले हिस्से से, पीठ की तरफ से जुड़ा होता है। इसके अंदर ये सिरोसा लेयर होगा। सिरोसा के बाद आपको मसल लेयर तो दिख रहे हैं, यहाँ पर मसल लेयर है। 3 तरह के मसल्स होते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी यस्टरडे। एंड दिस इज द लेयर ऑफ सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर फिर क्या होता है कि ऐसे म्यूकोसल सेल्स होते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि कुछ एंटेरोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, कुछ गॉबलेट सेल्स होती हैं। ये जो गोल गोल से आप देख रहे हो, दीज आर द गॉबलेट सेल्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एंड एंटेरोसाइट्स आर द लॉन्ग कॉलमनर सेल्स। कॉलमनर सेल्स मतलब ये स्तंभी कोशिकाएं होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनकी चौड़ाई तो कम हो और हाइट ज्यादा हो। सो सच काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कॉलमनर सेल्स। एंड since this is the aggregation of the columnar cells, ये columnar cells का ये जो पूरा गुच्छा बना हुआ है, तो इसको हम columnar epithelium कहेंगे। और यहाँ पर जो भी मैंने बताया कि ऐसे जो डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट नहीं होता, सारे जो भी फंक्शन है डियोडिनम में जो होता है डाइजेशन का, all the chemical, all the enzymes comes from pancreas and other some cofactors or some some salts or minerals etc which are required comes from the gallbladder through bile duct. तो ये स्ट्रक्चर है इसके डियोडिनम के म्यूकोसा का, और ये ऑलमोस्ट करीब सिमिलर है स्टमक की से। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल फाइंड इन द पैनक्रियाटिक जूस। तो आप देखिए पैनक्रियाटिक जूस में सबसे पहले तो वाटर होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर निकलता है इसमें। उसके साथ कुछ मिनरल सॉल्ट्स होंगे, और इन सब की चर्चा आमतौर पर नहीं की जाती। लेकिन बेसिकली व्हाट इज मोर रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के हिसाब से जो चीज ज्यादा प्रासंगिक है वो क्या है, एंजाइम्स। तो कुछ एंजाइम्स तो ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में रखते हैं। सम ऑफ द एंजाइम एग्जिस्ट ऑलरेडी इन द एक्टिव फॉर्म टू एक्ट अपॉन द फूड। जैसे कि एक एमाइलेज है, मैंने कहा था आपको कि एमाइलम मीन्स होता है शुगर। सो वॉट एवर द एंजाइम दैट एक्ट्स ऑन द शुगर इज कॉल्ड एमाइलेज। इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स हो सकते हैं, हम देखेंगे आगे। उसके बाद फॉस्फोलाइपेज है जो फॉस्फोलिपिड्स पे काम करते हैं, लाइपेज हैं जो ट्राइग्लिसराइड्स पे काम करते हैं, न्यूक्लिएज है डीएनए आरएनए पे काम करता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स प्रिकर्सर होते हैं। देयर आर सम precursors, मतलब these are the pre-enzymatic form which are not active right now, but they will convert into the active form.
So one is trypsinogen which will produce trypsin, you know. दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिनोजन जो क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस काइमोट्रिप्सिन. दूसरा प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज विच विल प्रोड्यूस कार्बोक्सी पेप्टिडेज, है ना. सो अब यहां पर एक और तरह का पेप्टिडेज हो सकता है जिसको हम कहते हैं एमिनोपेप्टिडेज. तो एमिनोपेप्टिडेज की मात्रा करीब करीब नॉन एग्जिस्टेंट होती है, लेकिन अगर कार्बोक्सी पेप्टिडेज या एमिनोपेप्टिडेज में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंजाइम्स. डिफरेंस ये होता है कि किसी भी एक प्रोटीन की जो श्रृंखला होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, ये हमने पहले शायद आपको बताया भी होगा क्लास में, उसके दो एंड होते हैं. देयर आर टू टर्मिनल्स ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन. वन एट वन एंड यू विल फाइंड एमाइनो एसिड एंड अनदर एंड यू विल फाइंड कार्बोक्सिलिक एसिड. COOH एक तरफ होगा, NH2 एक तरफ होगा. सो अगर कोई एंजाइम एमिनो टर्मिनल की तरफ से काम कर रहा है तो उसको हम एमिनोपेप्टिडेज कहेंगे. कोई कार्बोक्सिल एंड की तरफ से काम कर रहा है तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज कहेंगे. एंड आपको एक और बात बता दूं कि ये जो होता क्या है कि प्रोटीन जब टूटता है, शुरू में जब स्टमक में जो प्रोटीएज का जो एक्शन हुआ, उसके जरिए क्या हुआ कि प्रोटीन गॉट कन्वर्टेड इनटू द पॉलीपेप्टाइड चेन, अमीनो एसिड की एक लंबी सी श्रृंखला में वो परिवर्तित हो गया. अब उस जो लंबी श्रृंखला है उसको तोड़ने के लिए दो प्रकार के फर्दर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं. एक होता है एंडोपेप्टिडेज जो कहीं से भी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड के ब्रेक कर सकता है, उसको छोटा करने के लिए, अपघटित करने के लिए. कुछ होता है एक्जियोपेप्टिडेज. तो ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है और एमिनोपेप्टिडेज है, दीज टू पेप्टिडेज आर एक्जियोपेप्टिडेज. ठीक है, तो अब देखिए कि ये आई गई बात ना. So there are 70% of the enzymatic part that comes from the pancreatic secretion is endopeptidase and exopeptidase. In endopeptidase you find trypsin, chymotrypsin and elastases. So as I told you that trypsin, chymotrypsin and carboxypeptidase, all these three enzymes exist in the beginning in the form of प्रो एंजाइम्स, इनएक्टिव एंजाइम्स, वो काम नहीं कर सकते. वहां पर क्या होता है कि जो डियोडिनम के जो डक्ट की दीवार है, डियोडिनम के आपने देखा था ना, कुछ एंटेरोसाइट्स होते थे, कुछ गॉबलेट सेल्स होते थे, अभी स्ट्रक्चर में देखा हमने. वहां से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज. कौन सा एंजाइम है? एंटेरोकाइनेज, दैट एक्ट्स अपॉन द ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन. And in both the cases, it gets it converted into either the trypsin or chymotrypsin. So basically, the enterokinase is the enzyme that activates the proenzyme into active enzyme. Then there is a nuclease, then pancreatic amylase that actually hydrolyzes starch and glycogen. Then there is pancreatic lipase that acts on the triglyceride. One more I have told you. some slides before, एक फॉस्फोलाइपेज होता है जो फॉस्फोलिपिड्स पे काम करता है. तो हम जब बायोकेमिस्ट्री में हम लिपिड और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की संरचना जब पढ़ेंगे आगे, तो हम और आगे क्लियर करेंगे. ये चूंकि पहला ही टॉपिक है आपके इस पेपर का. सो विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स लेटर. ठीक है. नाउ हाउ द सिक्रीशन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास से जो सिक्रीशन होता है वो रेगुलेट कैसे होता है. ठीक है. सो सबसे पहले तो हम ये देखें कि इन द वॉल ऑफ डियोडिनम देयर इज वन GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टिडेज. ये छोटा सा पेप्टिडेज होता है, मतलब छोटा सा कुछ अमाइनो एसिड श्रृंखला वाला एक पेप्टाइड होता है. और ये पेप्टाइड इट एक्ट्स लाइक द हार्मोन. तो ये सिक्रीट होता है कहां से? डियोडिनम वॉल, जहां पर ठीक की at the place where the sphincter of OD was present. So from there, this enterogastron is secreted, and actually it does two things. पहली बात की जब स्टमक से भोजन अब आने लग गया ना, the work of stomach is over. Now the duodenum has to take over. अब क्या है कि स्टमक का काम खत्म हो गया, डियोडिनम का काम शुरू हो गया. अब डियोडिनम का काम शुरू हो गया तो अब सबसे पहली बात है कि स्टमक में जो एसिड सिक्रीट हो रहा था उसको बंद होना होगा.
स्टमक से जैसे जैसे भोजन बाहर निकल रहा है उसकी मोबिलिटी क्या होगी, उसको बंद करनी कम करनी पड़ेगी, दैट इज रिक्वायर्ड. सो दिस गैस्ट्रो एंटेरोगैस्ट्रॉन, व्हाट डज इट डू? It actually prevents the gastric secretion. It prevents the secretion of the gastric enzyme as well as hydrochloric acid. And besides that, it also actually checks the stomach mobility. स्टमक के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक वेव चल रहा था उसको भी रोकता है. उसके बाद there are some of the hormones which are secreted in the duodenum. So when the food in stomach, when the food starts coming into the duodenum, जब भोजन डिओडिनम में आने लग जाता है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा भोजन एक ही बार आ जाएगा, it takes time. So after once the food starts reaching inside the duodenum, वहां पर secretin नाम का एक हार्मोन स्रावित होता है. कहां से स्रावित हो रहा है? It is being secreted from the duodenal walls. ये डिओडिनम की दीवार से सिक्रेटेड हो रहा है. Besides that, some bicarbonates are also secreted by the duct cells, and in this alkaline pH, all the enzymes, pancreatic enzymes starts working. जो भी ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, and they all enzymes needs an alkaline medium. तो ये होता है. और मीडियम को एल्कलाइन बनाने के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि तो बाइल मतलब जो पित्त कहते हैं, दिस ऑल्सो एक्चुअली एक्ट्स इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक पीएच एंड मेकिंग इट एल्कलाइन. ठीक है, तो एक तो सिक्रेटिन हो गया. ये कहां से सिक्रेट हुआ? डिओडिनम वॉल से, और इसने पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन शुरू करा. ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो निकलने शुरू हो गए. द सेकेंड वन इज कॉलिसिस्टोकाइनिन. कॉलिसिस्टोकाइनिन का एक पुराना नाम पैनक्रियोजाइमिन भी है, इसलिए इस नाम को देख करके आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये पैनक्रियोजाइमिन क्या है. बोथ आर द सेम. सो एमिनो एसिड्स एंड फैट्स व्हेन इट रीचेज इन द इंटेस्टाइन मतलब I told you earlier the duodenum is a part of intestine. इसको 3 पार्ट में बांटते हैं. duodenum is the first part and the length of duodenum is 25 centimeters around. तो ये यहाँ से जैसे ही पहुँचता है then the cholecystokinin और या पैनक्रियोजाइमिन सीक्रेट होना शुरू करता है, and this also helps in releasing the pancreatic enzyme. In ये this we have discussed already, so we would not be discussing this. तो लीवर, गॉल ब्लैडर में देखिए. अब दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका सिलेबस है इसमें पैनक्रियास और लीवर इनके हिस्टोलॉजी एंड फंक्शंस को अलग से पढ़ना है. सो वंस वी फिनिश दिस हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट वी विल बी डिस्कसिंग दैट आल्सो. उसको हम लीवर का स्ट्रक्चर फंक्शन अलग से पढ़ेंगे, पैनक्रियास का जो हिस्टोलॉजी है उसका फंक्शन हम अलग से पढ़ेंगे. ये तो हम अलग से पढ़ेंगे. राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली दैट मच विच इज रेलेवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इस चैप्टर के लिए जो भी प्रासंगिक है हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं. और ये मैं बता चुका कि लीवर का काम क्या है? पित्त बनाना, प्रोड्यूस करना. ये क्या करता है? पित्त की आवश्यकता फैट को पचाने में अत्यावश्यक है. क्योंकि फैट क्या होता है आपको पता है, केमिस्ट्री पढ़ते हो आप. फैट इज हाइड्रोफोबिक, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. सो अंटिल जैसे कोई कपड़े में मैल होता है उसको आप साफ करने के लिए डिटर्जेंट यूज करते हो. डिटर्जेंट क्या करता है? वो जो भी गंदगी होती है उसका सरफेस टेंशन कम कर देता है. इससे आप पानी से जो खंगालते हो तो वो निकल जाता है. सिमिलरली जो फैट है, फैट मॉलिक्यूल के जो मिसल्स होते हैं उसका सरफेस टेंशन कम करता है. कौन? बाइल. एंड इट डज इट यूजिंग सम बाइल सॉल्ट्स, जिसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे अभी. तो ये जो प्रोसेस है जिसके जरिए कि जो फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स या वसा के जो बड़े दाने गोले हैं ये छोटे छोटे मिसल्स में बदल जाते हैं और उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है. इसको हिंदी में हम पाइसीकरण कहते हैं और अंग्रेजी में हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन. अनटिल एंड अनलेस द फैट इज इमल्सिफाइड, जब तक कि फैट का इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण नहीं होगा तब तक उस पर लाइपेज एंजाइम काम नहीं कर सकता.
और सिर्फ इसके साथ ही नहीं, लिपिड के एब्जॉर्प्शन में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। फैट शुड भी, यहाँ पे इमल्सिफिकेशन जरूरी, तो फैट के पाचन में और एब्जॉर्प्शन में दोनों में इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस जरूरी है। और दूसरी चीज कि लिपिड के अलावे बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल हैं। जब विटामिन आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर सम विटामिन विच आर वाटर सॉल्युबल एंड देयर आर सम विटामिन विच आर फैट सॉल्युबल, जैसे ए, डी, ये सब जो विटामिन है ना, ये फैट सॉल्युबल विटामिन। उसी तरह जैसे विटामिन सी है तो वाटर सॉल्युबल है। तो ए, के, डी, ये सब जो विटामिन है ना, दीज विटामिन आर फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन के भी एब्जॉर्प्शन में ये बाइल की आवश्यकता पड़ती है। सो ये बाइल दो तीन काम करता है। नंबर वन, इट एक्चुअली टर्न्स द एसिडिक फूड इनटू एल्कलाइन। ठीक है, ये जो फूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलने से एसिडिक फॉर्म में आया था डिओडिनम में, अब उस फूड के माध्यम को एल्कलाइन बनाता है। दूसरी बात, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, लिपिड का, वसा का इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण करता है। और तीसरा, जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनके एब्जॉर्प्शन को बनाता है। और इसके साथ साथ और भी फंक्शन है लिवर के, जिसमें हम पित्त की बात और आगे करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि वंस द बाइल इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिवर, इट गेट्स स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर में संग्रहित होता है और जब भी आवश्यकता पड़ती है तब गॉल ब्लैडर से वो रिलीज होकर के बाइल डक्ट और फिर हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए कहां पहुंचता है, इट रीचेज टू द डिओडिनम। आप देख रहे हो यहां पर, दिस इज द बाइल डक्ट, here it turns into the hepatopancreatic duct and this is the sphincter of Oddi और इसके जरिए ये यहाँ पहुंचता है। तो अगर गॉल ब्लैडर आप रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, इसको आप पढ़ना। आप अगर पढ़ करके थोड़ा देखोगे तो ठीक है, अगर आप कल क्वेरी फिर डालोगे तो फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, अगर गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, ये आप। उसके बाद बाइल के अंदर, बाइल मतलब पित्त के अंदर एक और चीज होती है। हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है, जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, लाल रंग वाली लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको हम टेक्निकली इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट कहाँ मतलब लाल, ठीक है, इरिथ्रोसाइट लाल रक्त कण की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें होता है हीमोग्लोबिन। तो इन आरबीसी की जो लाइफ होती है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 115 डेज और समथिंग, 115 दिन के आसपास इनकी लाइफ होती है। उसके बाद ये सारी आरबीसी लीवर में आकर के डिस्ट्रॉय होती है। तो डिस्ट्रॉय होने के बाद दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ पिगमेंट लाइक बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये भी साथ आते हैं, मतलब बाइल में एक तो वो कुछ बाइल सॉल्ट्स आते हैं और दूसरा ये कुछ पिगमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे ख्याल से कि द ट्रिप्सिनोजन इज इन एक्टिव फॉर्म। दिस इज द, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज डिओडिनम, जिसमें कहाँ से सॉरी पेनक्रियास के जरिए ये सारे एंजाइम्स आ रहे हैं। देखिए, ट्रिप्सिनोजन, pro-carboxypeptidase, chymotrypsinogen gets converted into trypsin, carboxypeptidase and chymotrypsin. We have discussed already. ठीक है, अब देखिए बाइल की बात मैं कर रहा था ना, बहुत सारी चीजें मैं बता भी चुका पहले कि दी बाइल सॉल्ट्स में कौन कौन से आते हैं, सोडियम टोरोकोलिक एसिड, सोडियम ग्लाइकोकोलिक एसिड। दे हेल्प्स इन इमल्सिफाइंग द लिपिड फॉर द एक्शन ऑफ लाइपेज। मैंने कहा ना, until the lipid gets emulsified, जब तक लिपिड का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, it can't be digested by the enzyme lipase. Lipase से डाइजेस्ट होने के लिए ये जरूरी है। एंड सेकेंड थिंग, they helps in a, या they actually affects the pH of intestine, entire intestine from duodenum to ileum. For the entire intestine, the pH has to be alkaline and this alkaline pH is ensured by the bile.
ये बाइल ही सुनिश्चित करता है, बाइल ही इस चीज को प्रभावित करता है कि जो मीडियम हो वहां का वो एल्कलाइन हो, क्योंकि यहाँ पर अब सारे के सारे एंजाइम जो काम करते हैं, दी ऑल एंजाइम्स वर्क्स इन एल्कलाइन मीडियम। उसके बाद जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि देयर आर सम बाइल पिगमेंट बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन which are produced from the breakdown of the heme of the RBC। हीमोग्लोबिन में दो चीजें होती हैं, उसका एक आयरन वाला पार्ट होता है, आयरन के साथ कोई पायरोल रिंग लगे होते हैं, इसको हम हीम बोलते हैं, उसके साथ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, इसको हम ग्लोबिन कहते हैं। तो हीम वाला जो पार्ट होता है उसके डिग्रेडेशन से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बना, ठीक है। और ये जो बिलीरुबिन है, इसको वहां पर मौजूद जो लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये पहुंचता है, वंस इट रीचेस टू द लार्ज इंटेस्टाइन, देयर आर सम बैक्टीरिया। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 5-6 तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, कुछ ये माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी हम चर्चा करेंगे भी जब लार्ज इंटेस्टाइन हम पढ़ेंगे। सो दीज माइक्रोब्स व्हाट डज इट डू, दे एक्चुअली कन्वर्ट्स द बिलीरुबिन इनटू यूरोबिलिनोजेन। देयर इज अ compound that is called urobilinogen that is highly water soluble। ये जल में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है, एंड दैट्स वाई जब लार्ज इंटेस्टाइन का काम बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब करना है, तो वाटर के साथ ये यूरोबिलिनोजेन भी एब्जॉर्ब होकर के और ये अल्टीमेटली यूरिन से निकलता है। सो द येलो कलर ऑफ द यूरिन, this compound, this urobilinogen is responsible for the yellow color of the urine। यूरिन का कलर येलो इसकी वजह से होता है। दूसरा कि ये थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो तो यूरोबिलिनोजेन में बनता है, बाकी most part of the bilirubin gets converted into stercobilin, another compound। ये क्या होता है, स्टर्कोबिलिन में बदल जाता है, जो मल के साथ, फीकस के साथ वो बाहर निकलता है, एंड दिस एक्चुअली डिटरमिन्स द कलर ऑफ द फीकस। जो मल होता है मनुष्य का, किसी का, वो उसका कलर जो होता है इसी स्टर्कोबिलिन की वजह से होता है, ठीक है। सो नाउ वी आर कमिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। One is duodenum, that is approximately 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो करीब करीब 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके बाद जेजुनम होता है, that is around 2 मीटर लॉन्ग, क्योंकि पूरा का पूरा 5 मीटर की लंबाई वाली ये होती है। अब सोचिए कि 5 मीटर लंबी नलिका आपके पेट में है, ठीक है, और इसके अंदर करीब करीब 1.5 लीटर रोज इंटेस्टाइनल जूस स्रावित हो रहे हैं। कितने स्रावित हो रहे हैं? 1.5 लीटर, 1500 ml अप्रोक्सीमेटली, उतना इंटेस्टाइनल जूस स्रावित हो रहा है। सो व्हाट्स द फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन? दे परफॉर्म 2 फंक्शंस, one is digestion and another is absorption। अब भाई भोजन पच तो गया, पच गया मतलब डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्ट होने के बाद काम तो उसको शरीर के आना है, क्योंकि भोजन हमारे ब्रेन को, मसल्स को, पूरी बॉडी को चाहिए, जहां जहां जो भी टिश्यूज है ना, सब जगह चाहिए। तो वो सारा पचा हुआ भोजन दैट नीड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, फ्रॉम वेयर दे गो टू द लिवर एंड सम प्रोसेसिंग इज डन देयर। वहां से फिर वो पूरे बॉडी में जाता है, एंड दैट इज मेड अवेलेबल टू द ऑल ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये भोजन अभी पचा है, और पचने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन होना, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा नहीं। तो इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका एक मेजर फंक्शन क्या है? ये भोजन तो डाइजेस्ट करने का काम तो शुरू हो गया, आप देखिए मुख गुहा से ही शुरू हो गया, बकल कैविटी से हो गया, स्टमक में हुआ, डियोडिनम ने इसका मेजर पार्ट किया। अब जो बचा पार्ट डाइजेशन का है, जैसे किसी भी पत्थर को अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है, एक बड़े पत्थर को थोड़े छोटा करते हैं, फिर छोटे को और छोटा करते हैं, फिर छोटे को और छोटा करते हैं, फिर छोटे को और छोटा करते हैं, और फिर जाकर के वो इस लायक होता है कि सड़क बनाने वाली बजरी बन सके। समझ रहे हैं ना? तो उसी प्रकार से द स्टार्च, पॉलीसेकेराइड और द प्रोटीन दैट इज अवेलेबल फ्रॉम द फूड स्टफ और द लिपिड,
दे ऑल आर द मेजर लार्ज साइज मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े आकार के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। और उसको पहले छोटा किया जाता है, फिर और छोटा किया जाता है। तो पहले छोटा करने का काम शुरू हो गया वहां पे, जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन को छोटा करने का काम कहाँ शुरू हो गया, वो शुरू हो गया स्टमक में, यानी कि आमाशय में, फिर डियोडिनम में हुआ। और डियोडिनम के बाद क्या होता है कि वहां जो पॉलीसेकेराइड है वो डाइसेकेराइड में बदल जाता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते। उसी प्रकार से जो पहले स्टमक में क्या हुआ कि जो प्रोटीन था इट गॉट कन्वर्टेड इनटू द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको छोटा छोटा काट करके छोटे छोटे पेप्टाइड्स में बदला गया। अब ये छोटे पेप्टाइड्स यहां और डाइजेस्ट होंगे जिससे कि एमिनो एसिड बनेगा। जो डाइसेकेराइड जो शुगर है, डाइसेकेराइड मतलब दो, जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज है, या ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। जैसे ग्लूकोज गैलेक्टोज मिल करके लैक्टोज बनाते हैं जो दूध में मिलता है ना। उसी तरह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला करके सुक्रोज बनाते हैं जो केन शुगर में, गन्ने वाले में। तो कहने के बाद जो डाइसेकेराइड होता है, अब इसको करने के लिए इस पर फिर क्या होता है कि जो एमाइलेज का आप अलग नाम, सारे के सारे हैं एमाइलेज ही, लेकिन क्या है चूंकि वो डाइसेकेराइड स्पेसिफिक माल्टोज पे काम कर रहा है तो उसका नाम माल्टेज हो जाएगा, जो सुक्रोज पे काम कर रहा है सुक्रेज हो जाएगा, जो लैक्टोज पे काम कर रहा है लैक्टेज हो जाएगा, है ना। तो वो ये जो एमाइलेज हैं इनके कुछ अलग से नाम आपको सुनने के लिए मिलेंगे, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज वगैरह। उसी प्रकार से यहां भी जो पेनक्रियास से जो ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन आया था वही यहां भी काम कर रहा है। उसी प्रकार से जो लाइपेज सिक्रीट हुआ था पेनक्रियास से वही यहां भी डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये तीनों डाइजेशन की प्रक्रिया तो कंटिन्यू रहती है और पूरी यहीं पर होती है। मतलब द process of digestion is completed in a small intestine, number one, and the second important function of the small intestine is to absorb the food, absorb the amino acid, absorb the monosaccharide sugar like glucose, absorb the fatty acid and glycerol, that is the decomposed form of lipid. तो कहने का मतलब ये सारे एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है यहाँ पर। एब्जॉर्प्शन की बात तो कल करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल डाइजेशन को हम आगे डिस्कस करें। सो अब देखिए, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। ये डियोडिनम जो है, डियोडिनम बेसिकली देखिए, डियोडिनम का भी आधा पार्ट दिखाया नहीं गया, तो ये यू शेप में था ना, यहाँ से ऐसे स्टमक था, यहाँ से ऐसे स्टमक था, और यहाँ पर यू शेप में ऐसे डियोडिनम आया था। सो दिस इज डियोडिनम। मैंने जैसे आपको कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑफ द लेंथ ऑफ अराउंड 5 मीटर्स। उसके बाद ये डियोडिनम जब खत्म होता है तो यहां से डियोडिनम आने के बाद फिर ये पार्ट ऊपर वाला जेजुनम कहलाता है, विच परफॉर्म्स ऑफ मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, एंड फर्दर देयर इज इलियम। सो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन जेजुनम। ये 2 मीटर का जो लेंथ वाला ये ट्यूब है, यहां पर डाइजेशन का मैक्सिमम प्रोसेस खत्म हो जाता है, एंड देन कम्स द इलियम वेयर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूज। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की क्रिया भी चलती रहती है। अब हम थोड़ा सा इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखें तो जैसे मैंने कहा कि ये सारी की सारी क्या है, ये रक्त नलिकाएं हैं, नर्व्स हैं, और ये ऐसे नहीं आती। ये होता क्या है कि ये बड़े बड़े ऐसे मांसपेशियों या टेंडन के साथ ऐसे जुड़ करके आती हैं, और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ना, दीज आर मेजेंट्रीज, ये आंतरयोजनियां। ये क्या करती हैं कि ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर को हमारे बॉडी वॉल के पिछले पीठ के हिस्से से बांध के रखती है। नाउ दिस सरफेस जो जहां पर आकर के की मेजेंट्रीज या आंतरयोजनियां जुड़ती हैं, दिस इज कॉल्ड पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के बाद जैसे मैंने बताया सिरोसा होगा, फिर ये दीज आर द मसल लेयर्स, है ना। मसल लेयर के बाद ये सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा के अंदर आप देखिए फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर सर्कुलर फोल्ड्स, और इसी सर्कुलर फोल्ड्स में से ये म्यूकोसा का लेयर है ना। और इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ी बात की ये विलाई नजर आ रहे हैं आपको, नहीं, ये जो प्रवर्ध हैं इसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं ना, नया वर्ड नहीं है आपके लिए। और इस विलाई पे क्या है कि छोटे छोटे और इसमें से प्रवर्ध बने हुए जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं।
सो दिस इज द ग्रॉस स्ट्रक्चर। और ये विलाई या माइक्रोविलाई क्यों बनता है? मैंने आपको कहा कि द फंक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब, अवशोषित करना। जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करना है। तो अवशोषित करने के लिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, अवशोषण की क्रिया उतनी ज्यादा होगी। और इसी प्रकार से विलाई तो आप पूरे स्ट्रक्चर में देख रहे हो। तो बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हेल्प्स अ लॉट। ये जो ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल हो जाता है, ये इससे काफी मदद मिलती है। ठीक है, तो ये ल्यूमेन है, ठीक है, मसल लेयर्स है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखिए, ये जिस फोल्ड है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सर्कुलर फोल्ड कहेंगे। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। और इसके अंदर विलाई है। अब देखिए, नाउ दिस इज द पेरिटोनियम लेयर। इसके एडजॉइनिंग एक सिरोसा लेयर होता है। सिरोसा के अंदर ये आप देखिए मसल्स के लेयर हैं। मसल्स मैंने आपको कुछ बताया था, देयर आर 3 काइंड ऑफ मसल्स लेयर। वन इज लॉन्गिट्यूडिनल, अनदर इज सर्कुलर एंड द थर्ड इज ऑब्लिक। तो लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत पेशियां हैं, सर्कुलर चक्रीय पेशियां हैं जिसके डायमीटर को कम ज्यादा करती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल इसके लेंथ को कम ज्यादा कर सकता है। एंड ऑब्लिक मसल्स वो बेसिकली इसके पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन में ये मदद करता है। इसके अंदर देखिए क्रिप्स है, और इसके अंदर आप देखिए, सो दिस इज द लेयर ऑफ सब म्यूकोसा। जो मैं कह रहा हूं, देखिए सब म्यूकोसा लेयर है, और यहां से ये म्यूकोसा का लेयर प्रारंभ हुआ। ये क्या है? बहुत सारे विलाई आपको दिख रहे हैं। इसको फाइन स्ट्रक्चर, ये एक इंटेस्टाइन का सेक्शन लेके हिस्टोलॉजिकल स्लाइड बना करके ये बनाया गया है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये। सो दिस इज द विलाई। ऑन द विलाई यू फाइंड दीज सेल्स। नहीं, ये सेल्स कौन से हैं? अब सेल्स में आप देखिए कि बीच में ये जो गोल वाले सेल्स हैं, दीज आर गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। ये म्यूकस का स्राव सब जगह होता है। ये अभी मैं डियोडिनम में मैंने आप बताना मैं भूल गया, वहां भी कुछ गॉबलेट सेल्स थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूकस। की आवश्यकता तो हर जगह पड़ती है, सो यू विल फाइंड द म्यूकस एवरीवेयर। दूसरा, इसमें बीच बीच में एंटेरोसाइट्स होते हैं, और एंटेरोसाइट्स के साथ साथ ये देखिए जो दो विलाई के बीच में ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, ये दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दीज आर द ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड या छोटी आंत की ग्रंथियां हैं, ठीक है। और इन ग्रंथियों, ये जो इसको क्रिप्स भी कहते हैं, क्रिप्स कहते हैं मतलब दरार जैसी जगह। ये दीजा इससे म्यूकस के साथ साथ कुछ एंजाइम्स भी स्रावित होते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम यहां से स्रावित होते हैं। सो दीज आर द इंटेस्टाइन। ये सारे देखिए ट्यूब के आकार की हैं, सो ट्यूबुलर। दीज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर ट्यूबुलर एंड दे प्रोड्यूस द इंटेस्टाइनल सिक्रीशन फ्रॉम देयर। यहां पर जो संरचना है इसको हम और आगे देखेंगे। अच्छा, वो दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि सारा का सारा ऊपर जो है ना, ये म्यूकोसा कोशिकाएं होती हैं। ये म्यूकस लेयर, म्यूकोसा लेयर है, तो म्यूकोसा कोशिकाएं, और सारी की सारी दीज ऑल सेल्स आर कॉलमनर सेल्स। दिस इज द लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। और कॉलमनर सेल्स के ऊपर आप देखिए, यहां इसमें माइक्रोविलाई बने हुए हैं ना, यहां भी जो ऊपर इस कॉलमनर सेल्स का जो लेयर है, इसके ऊपर जो फजी सा ये प्रतीत हो रहा है, दिस फजी स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द माइक्रोविलाई। तो आमतौर पर जो विलाई होता है, इसकी लंबाई अप्रोक्सीमेटली, इस विलाई की लंबाई जो होती है, ये होती है अराउंड 1 मिलीमीटर के आसपास। कितनी होती है? 1 मिलीमीटर का। और इसकी जो हाइट होती है, जो ये जो आप माइक्रोविलाई, इसकी हाइट करीब करीब 1 माइक्रोमीटर होती है। मतलब इसकी तुलना में ये करीब करीब 10 लाख गुना छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक चीज और, जैसे आपने देखा कि हमारे बॉडी में जो भोजन आ रहा है, तो कुछ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम होते हैं। जैसे आपने देखा था कि हमारी बकल कैविटी में क्या होता था कि जो हमारी लार होती थी उसमें लाइसोजाइम होते थे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते थे, जो क्या करते थे, किसी बैक्टीरिया को या किसी अनवांटेड इन एंटीजन से लड़ने की क्षमता रखते थे, उसको मारने की क्षमता, खत्म करने की क्षमता रखते थे। उसी प्रकार से आपने देखा कि इन द गैस्ट्रिक जूस देयर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
that helps in killing the bacteria, some unwanted antigen that comes along with the food or water or something. ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि इंटेस्टाइन में भी एक स्ट्रक्चर है, ये लीवर में भी पाया जाता है, हम उसकी चर्चा करेंगे आपको बाद में। ये इंटेस्टाइन में क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं पेयर पैचेज। व्हाट आर दी पेयर पैचेज? दीज आर बेसिकली द बंच ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड्स। लिम्फेटिक ग्लैंड मतलब लिम्फ, लसिका ग्रंथियां। ये लसिका ग्रंथियां बॉडी में कई जगह हैं, जैसे आप यहां गले के नीचे करोगे तो यहां भी एक लिम्फेटिक स्ट्रक्चर है। अपने आर्म्स, जो बाहें हैं उसके नीचे जो वहां पर भी होती है, कई जगह बॉडी में होती हैं। और इनका काम क्या है, ये जो सारे के सारे जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं, दे आर द they actually fights in with the bacteria or the incoming antigen। वो क्या करते हैं, सारे बैक्टीरिया का ये कब्रिस्तान है, वहां लसिका ग्रंथियां, वहां पर बैक्टीरिया जाता है और वहां उसको मार करके दफना दिया जाता है, बेसिकली उसको खत्म कर दिया जाता है। और ये किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया पे काम करता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। तो इस प्रकार की जो ये आमतौर पर जब एड्स की बीमारी होती है तो क्या होता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो इसलिए लसिका ग्रंथियों पे ज्यादा दबाव पड़ता है और उसमें काफी इन्फ्लेमेशन होता है, लिम्फोएडिनोपैथी वगैरह होती है। तो खैर उसकी बात हम अभी नहीं करनी चाहिए उतनी। आप ये समझो कि ये लसिका ग्रंथियां हैं, तो ये लसिका ग्रंथियों का पूरा पैच है। पैच मतलब जैसे किसी समुद्र में कोई द्वीप होता है ना, वैसे एक पैच होता है। अब ये यहां तो ये पूरे बंच में है। सो दिस इज द फॉलिकल ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड्स। और कहीं कहीं ये सॉलिटरी भी होते हैं। देखिए ये जो है ये अलग से, यहां पर पूरा बंच है। तो ये बेसिकली जो पेयर पैचेज है ये क्या करते हैं, दीज प्रोवाइड द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। जो एंटीजन मतलब कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई फंजाई है, अनवांटेड प्रोटीन, इन सब से लड़ने के लिए कोई प्रोटोजोआ आ गया। ये सारे के सारे जो बाहर से जो अवांछित कोई माइक्रोब्स है या कोई दूसरे जीव हैं जो हमारे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनको हम एंटीजन बोलते हैं। तो ये एंटीजन हमारे शरीर में होते हैं, एंटीजन को समाप्त करने का काम ये पेयर पैचेज कर। उसके बाद देखिए, अब ये स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन की जो मैं कह रहा था आपको। तो ये जो है ना, ये देखिए इसके अंदर जो सब म्यूकोसा लेयर है, यहां से रक्त नलिकाएं आ रही हैं और बीच में ये वाला जो देख रहे हो, ये जो थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीनिश है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लैक्टियल डक्ट। तो लैक्टियल डक्ट बेसिकली वसा के ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्प्शन के वसा इसी से ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है उसका ट्रांसपोर्ट ब्लड से होता है। तो ये देखिए, ये इनकमिंग एफरेंट इंटेस्टाइनल आर्टरियोल्स है, जो क्या होगा, इस यहां आएगा और यहां से जब भोजन एब्जॉर्ब हो रहा है तो भोजन एब्जॉर्ब होने के बाद जो है ना, ये आइदर किसी तरफ से आप देख सकते हो, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा कि भोजन से जो लदा हुआ जो ब्लड है ये फिर इस डक्ट से बाहर निकल जाएगा। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड वाला जो सब मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया था, बीच बीच में ये गोल वाले क्या हैं, ये क्या लिखा हुआ, ये है गॉबलेट सेल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस श्लेष्मा। एंटेरोसाइड जो इनका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये ग्रंथियां हैं जो क्या करेंगी, इंटेस्टाइनल जूसेस का स्राव बनाएंगी। सो ये स्ट्रक्चर है। तो ये अंदर का स्ट्रक्चर आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि बेसिकली दिस आर्किटेक्चर, दिस स्ट्रक्चरल oriented, this structural feature actually helps in the process of absorption। अगर ये नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए ये स्ट्रक्चर जरूरी है। तो जितने भी विलाई आपको दिख रहे हैं, क्या कहते हैं ये इसमें इंटेस्टाइन में, उस सारे विलाई के नीचे जो सब म्यूकोसल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वहां पर ये ब्लड कैपिलरीज होती है कि इनकमिंग होती है कि आउटगोइंग होती है। और बीच में लैक्टियल डक्ट भी है, लैक्टियल डक्ट जो वसा का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन एंजाइम्स, इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स जो पाए जाते हैं, जो कुछ तो वहां से आया था, कुछ एंजाइम जो इसमें काम कर रहे थे इंटेस्टाइन में,
particularly जियोजिनम में वो कौन से थे? Those enzymes were provided by the pancreas. Trypsinogen या trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, some amylase, pancreatic lipase, etc. So those enzymes were provided by the pancreas, right? जो pancreatic न्यूज के साथ रहे. इसके अलावा there are certain digestive enzymes which are secreted in the intestinal structure also. जैसे मैं आपको बताया था कुछ tubular intestinal स्ट्रक्चर वाले ग्लैंड थे, वो क्या सेक्रेट वो सिक्रेट करते हैं? वो करते हैं डाइसेक्रेट. अभी मैंने बताया ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला दो तो सुक्रोज बनता है, सुक्रोज बनता है. उसी तरह से ग्लूकोज और ग्लूकोज को आप मिलाएंगे तो माल्टोज बनेगा. ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला देंगे तो लैक्टेज, ये मिल्क शुगर होता है, तो लैक्टेज जो होता है वो लैक्टोज पे काम करेगा, माल्टेज माल्टोज पे काम करेगा और सुक्रेज पे काम करेगा, है ना. एज लगाया तो उसी सबस्ट्रेट का एंजाइम बन गया ये. ठीक है, तो पहले तो कुछ अब ये सुक्रेज जो है वो क्या करेगा? दिस विल कन्वर्ट द सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. माल्टेज विल कन्वर्ट द माल्टोज इनटू glucose and one glucose, two glucose molecules. The lactose will convert lactose into glucose and galactose. ठीक है. उसी तरह से एमिनोपेप्टिडेज है, जैसे कार्बोक्सीपेप्टिडेज और एमिनोपेप्टिडेज हमने आपको बताया था. फिर डाइपेप्टिडेज कुछ है जो डाइपेप्टाइड्स होते हैं, जैसे दो मोनोसेक्राइड शुगर से डाइसेक्राइड बनाता, उसी प्रकार से दो अमीनो एसिड से डाइपेप्टाइड बनेगा, ट्राइपेप्टाइड बनेगा. तो उसको तोड़ने का काम ये मतलब ये अंतिम चरण में है. डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका पर्पस ये था कि पॉलीसेक्राइड को आप मोनोसेक्राइड में बदलो, बड़े प्रोटीन को आप एमिनो एसिड में बदलो और वसा को आप फैटी एसिड. तो ये कम एक प्रोसेस इज गेटिंग एकम्प्लिश्ड है, ये काम खत्म हो रहा है यहाँ पर. कि अब अंतिम प्रक्रिया है कि अंतिम जो एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोसेक्राइड शुगर, ये सारे अब यहां बनेंगे. ये अंतिम प्रक्रिया चल रही है. उसके बाद लाइपेज क्या करेगा कि जो भी ट्राइग्लिसराइड हैं या लंबे फैटी एसिड के चेन हैं उसको इंडिविजुअल फैटी एसिड में बदल देगा. ठीक है. फिर न्यूक्लियोटाइडेज है, न्यूक्लियोसाइडेज है, वगैरह वगैरह. तो दीज आर द इंटेस्टाइनल एंजाइम दैट वर्क्स. तो देखिए अब ये स्ट्रक्चर जो है ये मेरे ख्याल से मैं कल ही डिस्कस करूं तो बेटर है, क्योंकि अब यहाँ की चीजें मैं बता चुका हूँ. ठीक है. तो अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ. लीवर ने बाइल सीक्रेट किया, बाइल जो गॉल ब्लैडर में आया और खाने के बीच बीच में जो गॉल ब्लैडर है उसको स्टोर करता रहता है, जिसे बता चुके हैं आपको. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में the enzymatic digestion is completed at peristalsis, moves the mixture of chyme and digestive juices along with the small intestine. तो मैंने कहा था पहले जब भोजन मुंह में होता है और जब लार से सन जाता है उसको हम बोलस बोलते हैं. बोलस के बाद जब वो जाता है तो वो और तरल पदार्थ में बन जाता है, तो पतला हो जाता है, उसको हम काइम कहते हैं. और काइम के बाद जब और पचने के साथ साथ उसमें वाटर मिक्स होता रहता है, उसके बाद वो आखिर में कहलाता है काइल. जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन का जो स्वरूप होता है उसको हम काइल बोलते हैं. ठीक है. अब ये सारा का सारा समरी है कि वहां पे ओरल कैविटी में या मुख गुहा में क्या हुआ था. यहाँ स्टार्च को सैलिवरी एमाइलेज ने माल्टोज में बदल दिया था. फिर स्टमक में प्रोटीन. ये जो चार्ट है, दिस एक्चुअली चूंकि प्रेजेंटेशन में आपसे शेयर कर लूंगा अभी के अभी, ये वाला शेयर कर लेता हूँ. ठीक है. क्योंकि ये मैंने आगे के स्लाइड्स काट दिए हैं इसमें, कि ये आपको इससे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब जो मैं आपको समझाया उस पूरी समरी है इसमें. ये भी पूरी समरी है कि सैलिवरी एमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया. स्टमक में क्या हुआ, पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल दिया. पेनक्रियाटिक एमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोज में बदला. लाइपेज जो पेनक्रियाटिक जूसेस से जो निकले थे वो सारे कन्वर्ट हो गए. काइमोट्रिप्सिन, ये सब का दिया हुआ है. जितनी बातें मैंने समझाई उसका समरी है. अब ये स्लाइड अपने को क्या कहता है कि जो सर्वाहारी प्राणी है, जो मांसाहारी प्राणी है, उसके लिए भोजन पचाना ज्यादा आसान. क्योंकि जो हर्बीवोर्स हैं,
जो पेड़ पौधों पर खाने के लिए जीव निर्भर होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, जो भी हरी पत्तियां खाने वाली बकरियां हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं कि जो घास होते हैं, घास में होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को पचाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो आमतौर पर जो मांसाहारी प्राणी हैं उनके आप जो इंटेस्टाइनल कैनाल है वो आप छोटे देखोगे, अपने तो 5 मीटर के ही हैं, जो जानवर होते हैं गाय भैंस होती है उसकी 20-25 मीटर की होती है। तो ये देखिए यही अंतर है कि कार्निवोर का जो इंटेस्टाइन होगा तो अपेक्षाकृत छोटा होगा। यहाँ पर सीकम है, ये कोलन है, ये रेक्टम है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है। तो अब